हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। अगला टॉपिक है आपका ड्रिप इरिगेशन। इरिगेशन इंजीनियरिंग का हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। कई तरीके होते हैं फसल में पानी देने का, तो उनमें से एक तरीका है आपका ड्रिप इरिगेशन। इस मेथड से एग्जैक्टली फसल को कैसे पानी देते हैं हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो हम कुछ पॉइंट करके लिख रहे हैं, आपको उसको लिखना है, इसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस मेथड में इस मेथड में जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें, फसलों को पानी पानी उनके जड़ों के पास दिया जाता है। उनके जड़ों के पास दिया जाता है। इस मेथड में जो फसलें होती हैं उनको पानी उनके जड़ों के पास दिया जाता है। किस तरीके से दिया जाता है आपको एक डायग्राम बना के हम दिखा रहे हैं। जैसे देखो, ये क्रॉप्स हैं। आप भी अपने नोटबुक में डायग्राम बनाते चलिए, और अच्छे समझ में आएगा। ये इनकी रूट है, जड़ें हैं। ठीक है, तो देखिए, ये एक पाइप होती है। ये क्या है? एक पाइप है। इसका कनेक्शन किसी मेन पाइप से होता है। और फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पास एक छोटी सी पाइप लगा देंगे और पौधों की जड़ों के पास पानी जाएगा। ठीक यहाँ से एक छोटी सी पाइप लगा देंगे, यहाँ से एक छोटी पाइप लगा देंगे, यहाँ से एक छोटी पाइप लगा देंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर पौधों के पास में छोटी छोटी पाइप लगा देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, छोटी छोटी पाइप लगा देते हैं, तो उनके जड़ों के पास पानी गिरता रहता है। तो उनके जड़ों के पास पानी गिरने से क्या होगा, एक तो हम पूरे खेत में पानी नहीं दे रहे हैं, केवल जड़ों के पास पानी दे रहे हैं, तो इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे, इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, तो ये इसके फायदे होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम लिख लेते हैं। ये आपकी क्रॉप्स थी, क्या है, क्रॉप है। ये पाइप है, मान लीजिए सब पाइप होंगी, कोई एक मेन पाइप से पानी आ रहा होगा इन पाइप में, और ये छोटी छोटी पाइपों से पौधों के जड़ों के पास पानी जाता है। तो कुछ पॉइंट है, इनको आप लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मेथड, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है, इट इज हाईली इफिशियंट, इट इज हाईली efficient irrigation method because in this method evaporation and and infiltration losses are very less। इस मेथड से क्या होता है कि इवेपोरेशन भी कम होता है, इन्फिल्ट्रेशन भी कम होता है। देखो, पूरे खेत में पानी जाएगा तो बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, और डायरेक्ट जब पौधों की जड़ों के पास पानी जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस कम होंगे। इसलिए कहते हैं हाईली एफिशिएंट इरिगेशन मेथड। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके बारे में क्या लिख सकते हैं आप? दूसरा पॉइंट ये है, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज
दिस मेथड इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिकल, TRICKLE, ट्रिकल इरिगेशन। ट्रिकल इरिगेशन क्यों कहते हैं इसको हम आपको बताएंगे। ट्रिकल इरिगेशन क्यों कहते हैं इसको भी आप लिख लीजिए। बिकॉज, बिकॉज यहाँ मतलब बिकॉज वाटर इज अप्लाइड टू द रूट जोन of the plant with the help of ड्रिप नोजल। ड्रिप नोजल होते हैं, ड्रिप नोजल की हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्रिप नोजल की हेल्प से पानी को डायरेक्ट हम पौधों की जड़ों के पास देते हैं। देखो यहाँ इस फोटो में देखिए, यहाँ ड्रिप नोजल लगे होते हैं, यहाँ ड्रिप नोजल लगे होते हैं और इससे पानी क्या करते हैं, पौधों की जड़ों के पास देते हैं। तो देखो डायरेक्टली अपन रूट जोन में पानी नहीं दे रहे हैं, पानी तो हम कहीं, एक मान लीजिए पौधा है आपका, ये जड़ें हैं, तो पानी तो हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन ये पानी क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट होकर के कहाँ चला जाएगा, पौधों की रूट जोन में चला जाएगा। तो इसलिए फिर ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं। ट्रिकल का मतलब होता है छिड़काव। तो इन पॉइंट है, इनको ध्यान रख लेना। अगला आपका जो मेथड है वो है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड। 8वें नंबर का जो मेथड है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका ड्रिप इरिगेशन मेथड था उसमें हम क्या करते थे, जैसे ये आपकी प्लांट है, ये आपके प्लांट है, तो ये इनकी जड़ें हैं, तो पानी हम यहाँ पास देते थे। ये आपकी क्या है, ग्राउंड सरफेस है, तो पानी हम यहाँ पास देते थे, यानी सरफेस में ही पानी देते थे पौधों की, तो यहाँ पास पानी देते थे, इसको मैं यहाँ पास पानी देते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन में सरफेस से नीचे पानी देंगे। किस तरीके से देते हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या करेंगे कि सरफेस से 5 से 6 इंच नीचे थिन प्लास्टिक की पाइप बिछा देते हैं और उनमें क्या लगे होते हैं, ड्रिप नोजल लगे होते हैं। ड्रिप नोजल लगे होते हैं और उनसे पानी पौधों के रूट जोन में जाता है। इस डायग्राम के थ्रू समझिए आप। ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है। क्या है, ग्राउंड सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, इससे 5 से 6 इंच नीचे एक पाइप बिछा दिए। एक थिन प्लास्टिक की पाइप है। किसकी, कैसी पाइप है, थिन प्लास्टिक की पाइप है। और इस थिन प्लास्टिक की पाइप में बीच बीच में ड्रिप नोजल, यहाँ छेद होते हैं, ड्रिप नोजल लगे होते हैं यहाँ, और इनसे क्या निकलता है, पानी निकलता रहता है। और इनकी जो रूट्स होती है ना, इनकी जो रूट होती है पौधों की, तो एक जोन सा बन जाता है, रूट जोन। क्या बन जाता है, रूट जोन। तो यहाँ पानी जाता रहता है, तो यहाँ पानी जाएगा तो इवेपोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, डायरेक्ट रूट में पानी जा रहा है। तो इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं मोस्ट इफिशिएंट मेथड, मोस्ट इफिशिएंट इरिगेशन मेथड। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड कौन सी है, तो आपको क्या टिक करना है। यदि ऑप्शन में सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड है तो इसी को टिक करना है। यदि नहीं है तब आप ड्रिप इरिगेशन को टिक करेंगे। यदि ऑप्शन में सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन मेथड है तो आपको इसी को टिक करना है। आई बात समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी मेथड होती है। इंडिया में जनरली इसको अपन फॉलो नहीं करते हैं। ये तो बात रही टाइप्स ऑफ इरिगेशन। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन
जितने भी थे सबको हम एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं, इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हम लिखवा दिए हैं। अगला हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के ऊपर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के ऊपर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जिस जिस पानी से आप फसल की सिंचाई करने वाले हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप हेडिंग बनाइए क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जैसे फसल को इसे हम पीने के पानी, जो पीने वाला पानी होता है उनके भी कुछ पैरामीटर होते हैं कि यदि पैरामीटर इतने हैं तो एक पीने लायक है, नहीं तो इसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपने पढ़ा ना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, तो इसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं। उन पैरामीटर की हेल्प से हम क्वालिटी को चेक कर पाते हैं इरिगेशन वाटर का, कि सिंचाई के लायक है कि नहीं है। तो कुछ पैरामीटर है। जो पहला पैरामीटर है वो है आपका सेडिमेंट कंसंट्रेशन। सेडिमेंट सेडिमेंट कंसंट्रेशन। दूसरा आपका है टोटल साल्ट कंसंट्रेशन, टोटल TOTAL, टोटल साल्ट कंसंट्रेशन। तीसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। ये 3 पैरामीटर होते हैं, इनकी सहायता से हम चेक करते हैं कि जो पानी है वो इरिगेशन के लायक है कि नहीं है। ये ज़्यादा, इसमें यदि इनकी लिमिट ज़्यादा है तो कम कैसे करेंगे, कम है तो ज़्यादा कैसे करेंगे। तो पहला आपका है सेडिमेंट कंसंट्रेशन, सेडिमेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। इसको हम इसको हेडिंग बना लेना है आप पहले नंबर के, सेडिमेंट कंसंट्रेशन। प्रॉपर लेआउट करके इसको समझते हैं, समझ में आ जाएगा। एक कोई रिवर थी, एक कोई रिवर है, क्या है, रिवर है। इस रिवर से पानी जा रहा था, वो हमारा खेत था जो हम आपको पहले गिफ्ट किए थे स्टार्टिंग में। यहाँ बहुत सारी क्रॉप्स हैं, ये क्या है, क्रॉप्स हैं, ये क्या है, क्रॉप्स हैं, इनको हमें पानी देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैनाल बनाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक एक कैनाल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, कैनाल। ये आपकी क्या है, कैनाल। इसकी सहायता से पानी इस खेत में जाएगा। क्या जाएगा, पानी इस खेत में जाएगा। ये पानी आपका ये जा रहा है रेड कलर में, ठीक है। तो जो रिवर है, इस रिवर को थोड़ा सा एक सेक्शन हम काटते हैं, एक सेक्शन को काट के देखते हैं कि इसका पानी एग्जैक्टली कैसा है। इसके पानी को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जब मैंने सेक्शन एक्स को यहाँ देखा, सेक्शन एक्स को, तो ये आपका नदी का सेक्शन है, नदी का सेक्शन है। ये वाटर लेवल का चिन्ह होता है, पता है आपको। तो ये इसमें पानी भरा हुआ है। ये क्या है आपका, पानी। ये क्या है, वाटर। साथ के साथ में हमको कुछ और पार्टिकल दिखाई दे रहे थे। वो पार्टिकल इस रेड कलर में, कुछ और पार्टिकल हमको दिखाई दे रहे थे। ये जो पार्टिकल थे रेड कलर में, ये क्या थे, फाइन सिल्ट। इसमें फाइन सिल्ट थी और क्या थी, क्ले थे। फाइन सिल्ट थी और क्ले थी, इसमें प्रेजेंट थे इस रिवर वाटर में। जब मैंने इस सेक्शन में गया और यहाँ से पानी लिया और मैंने देखा, तो हमको फाइन सिल्ट दिखाई दिया और क्ले दिखाई दिया इस पानी में। और इसी को बोलते हैं सेडिमेंट, आल्सो नोन एज AKA, आल्सो नोन एज सेडिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। AKA का मतलब समझ में आ रहा है ना, आल्सो नोन एज।
मतलब इसी को फाइन फिल्ट और क्ले को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। तो जो पानी होता है, पानी के अंदर जो फिल्ट होते हैं, छोटे छोटे जो क्ले के पार्टिकल होते हैं, उसी को बोलते हैं फिल्ट। और ये क्या होगा, इस कैनाल से जब पानी कैनाल के थ्रू इस खेत में जाएगा तो ये जो पार्टिकल है ना, यहाँ भी डिपॉजिट हो जाएंगे, खेत में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाते हैं, खेत में क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है ना, जो सॉइल होती है वो फर्टाइल हो जाती है। सॉइल क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। तो फर्टाइल होगी मतलब उपजाऊ हो जाएगी, तो फायदेमंद है ना। तो नदी से, नदी के पानी में या फिर जिस पानी में क्या होता है, फाइन फिल्ट या क्ले के पार्टिकल होते हैं अर्थात सेडिमेंट्स होते हैं, और पानी के थ्रू जाके खेत में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। सॉइल क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। हम एक पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, इफ सेडिमेंट कंसंट्रेशन, इफ sediment concentration high in water, high in water, यदि सेडिमेंट कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा है तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यदि सेडिमेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी में तो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जिस इरिगेशन में हाई सिल्ट कंसंट्रेशन होता है, वो इरिगेशन मतलब जिस पानी में हाई सिल्ट या फिर हाई सेडिमेंट का कंसंट्रेशन होता है, वो गुड क्वालिटी का माना जाता है, गुड क्वालिटी का माना जाता है। तो समझ में आना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की। तो हमारा पहला टॉपिक था सेडिमेंट कंसंट्रेशन। सेडिमेंट किसको बोलते हैं, जो सेडिमेंट किसको बोलते हैं, जो सिल्ट के पार्टिकल होते हैं, जो फाइन सिल्ट के पार्टिकल होते हैं, फाइन सिल्ट के पार्टिकल होते हैं, क्ले के पार्टिकल होते हैं, यदि वो पानी में ज़्यादा है तो सॉइल क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। सॉइल क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। तो जिस पानी में ये चीज़ें होंगी वो गुड क्वालिटी का होगा। कैसा होगा, गुड क्वालिटी का होगा। तो इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ये ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। ठीक है, अगला है आपका टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो ये कितना भी हो इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अगला है आपका टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन। अगला टॉपिक क्या है, टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन। टोटल सॉल्ट टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन ये क्या होता है, इसको देखिए। ये रिवर थी आपकी, ये क्या थी, रिवर। इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। सेक्शन एक्स एक्स को हम काटते हैं, इस सेक्शन एक्स एक्स को हम यहाँ बना के देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको नदी का सेक्शन दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से नदी का सेक्शन आपको दिखाई देगा। और इसमें जो पानी भरा हुआ है, यहाँ तक क्या है, पानी भरा हुआ है, ये वाटर लेवल का फाइल है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाई देंगे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन। ये क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, साल्ट। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रॉक्सिल आयन। नमक का फार्मूला क्या होता है, यानी Cl। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी क्या है आपका, साल्ट है। ठीक है, साल्ट है। तो इस रिवर वाटर में इतने बहुत सारे साल्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे साल्ट दिखाई क्या पाए जाते हैं, पानी में इस तरीके के साल्ट पाए जाते हैं। तो कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं। यदि इनके कंसंट्रेशन, यदि इनके कंसंट्रेशन 0 से लेकर के 700 है, यदि जो साल्ट कंसंट्रेशन जो अभी हम आपको दिखाए हैं लिख करके, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रॉक्सिल आयन, यदि इनके कंसंट्रेशन 0 से लेकर 700 ppm है। ppm का मतलब क्या होता है, देखो ppm पार्ट पर मिलियन अर्थात मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर।
यदि 1 लीटर पानी में मतलब मिलीग्राम पर लीटर, समझ में आना चाहिए यार, बच्चों वाली चीज़ें। यदि 0 से 700 यदि इनकी कंसंट्रेशन है तो ये क्या होता है, 700 का मतलब यहाँ पास क्या है, मिलीग्राम पर लीटर में, इसमें मिलीग्राम पर लीटर में। तब तो ओके, ऑल काइंड ऑफ क्रॉप्स के लिए, सभी तरह की फसलों के लिए ओके होता है, अलाउबल रहता है। 700 से 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक, 700 से 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक ये पार्शियली होता है। कुछ फसलों के लिए अलाउबल रहता है, कुछ के लिए नहीं। इसको बोल सकते हैं पार्शियली ओके, पार्शियली ओके। और 2000 से ज़्यादा है, 2000 से ज़्यादा है तो नॉट ओके, नॉट ओके। देखो अब समझना है इसको, ये 0 से 700 है तो कोई भी फसल हो, टमाटर हो, आलू, गोभी, गेहूं, चना, कुछ भी हो, सबके लिए अलाउबल रहता है। यदि 700 से 2000 है तो गेहूं, चना, इनके लिए तो अलाउ कर सकते हैं। जैसे सब्जी के लिए अलाउ नहीं होता, टमाटर के लिए अलाउ नहीं होगा, आपके जो खीरा होता है, गोभी होता है, आलू होता है, जो सब्जियां होती हैं उनके लिए अलाउ हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको समझ में आनी चाहिए, जो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन है 0 से 700 तक है, जिसकी 0 से 700 मिलीग्राम पर लीटर तक है तो ओके होता है। 700 से सभी के लिए ना, सभी फसलों के लिए, 700 से 2000 है तो पार्शियली मतलब कुछ फसलों के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता, और 2000 से ज़्यादा है तो अलाउबल नहीं होता है। तो आप इसको लिख लो अच्छे से बना के, इफ टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन इज मोर देन 2000 ppm देन इट इज हार्मफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रॉप। यार लिख लो ना इन चीजों को, क्या मेरा मुंह देख रहे हो। चलो मैं ही लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आएगा तब आपको याद आएगा कि सर क्या बोल रहे थे। अभी तक तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा। इफ टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन, इफ टोटल सॉल्ट concentration is more than 2000 ppm मतलब या मिलीग्राम पर लीटर, then it is harmful, it is harmful for all kind of crops, all kind of crops, सभी तरह की फसलों के लिए नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। यदि टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन इरिगेशन वाटर में 2000 ppm से ज़्यादा है तो सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल आयन, इनकी टोटल कंसंट्रेशन जिससे ज़्यादा है तो सभी के लिए नुकसानदायक होता है। और इनफैक्ट जो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन 700 ppm से ज़्यादा है तो वो भी नुकसानदायक होता है, लेकिन सभी के लिए नहीं होता। इसको भी आप लिख लीजिए, इनफैक्ट total salt concentration is greater than 700 ppm is also harmful for certain kinds of crop। सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप मतलब जैसे गोभी, टमाटर, आलू, इनके लिए नुकसानदायक होता है। तो जो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन है आप कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर करने का एक तरीका होता है। तो 1 मिनट, ये नोट का पहला पॉइंट था, नोट के पहले पॉइंट में ए भी है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन को हम मेजर कैसे करते हैं। तो टोटल सॉल्ट कंसंट्रेशन is measured in terms of electrical conductivity
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम चेक करेंगे कि इस पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। इस पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, इसको हम चेक करते हैं। पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करेंगे और फिर हम बताएंगे इसमें साल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, जिसकी यूनिट होती है माइक्रो महो पर सेंटीमीटर। माइक्रो महो पर सेंटीमीटर। तो टोटल साल्ट कंसंट्रेशन पानी में पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करते हैं और फिर उससे हम बताते हैं। तो कितनी साल्ट कंसंट्रेशन कितनी होगी तो किस टाइप का वाटर होगा, इसका एक क्लासिफिकेशन है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिए, कई बार एग्जाम में यदि आता है तो आपको ध्यान रखना है। तो आप दो टेबल बना लीजिए। पहले कॉलम में लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस यूनिट में, माइक्रो महो पर सेंटीमीटर, और दूसरा है वाटर क्लासिफिकेशन, वाटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, वाटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यदि इस आप अच्छे से टेबल बना लेना। यदि 0 से 250 है, यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की 0 से 250 है तो वो माना जाता है लो फेलाइन वाटर। लो फेलाइन वाटर, जिसको C1 से लिखते हैं, लो फेलाइन वाटर। ठीक है, ये 250 से 750 है, 250 से 750 है तो माना जाता है मीडियम फेलाइन वाटर। मीडियम फेलाइन वाटर। ठीक है, ये 750 से 2250 है तो माना जाता है हाई फेलाइन वाटर। क्या माना जाता है, हाई फेलाइन वाटर। 2250 से ज़्यादा है, 2250 से मान लो ज़्यादा है तो माना जाता है वेरी हाई फेलाइन वाटर। वेरी हाई फेलाइन वाटर। ठीक है, इसको लिख लेना। 0 से 250 है तो लो फेलाइन, मीडियम फेलाइन, हाई फेलाइन और वेरी हाई फेलाइन। तो हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हुए, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का सेडिमेंट कंसंट्रेशन और टोटल साल्ट कंसंट्रेशन। अगला टॉपिक आपका है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। तीसरे नंबर का जो पैरामीटर है किसको चेक करने का, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर को चेक करने का, वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस कैसे वो देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन को, सोडियम क्या यानी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सार से, FAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, FAR, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कंसंट्रेशन ऑफ जो सोडियम है कंसंट्रेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है FAR इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन प्लस अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन अपॉन 2। ये फार्मूला होता है। आप चेक करना चाहते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन आप कैसे निकालेंगे कि इस पानी में, ये जो पानी है इस पानी में कितना क्या है, इस पानी में कितना
सोडियम का कंसंट्रेशन है, आपको चेक करने के लिए आपको फार निकालना पड़ेगा, FAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। इसको निकालने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं कि इस पानी में कैल्शियम भी कितना है, इस पानी में मैग्नीशियम भी कितना है, और इस पानी में सोडियम भी कितना है, और इस फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे, फिर निकालते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है किसमें होती है, ये होती है आपकी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मिलियन। किसमें होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मिलियन। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मिलियन, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर मिलियन, EPM। तो इसकी कंसंट्रेशन किसमें होती है, EPM की। किसकी कंसंट्रेशन, सोडियम की आपकी, जो कैल्शियम है आपका, जो मैग्नीशियम है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है किसमें होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर मिलियन, या फिर होती है, इसके अलावा एक यूनिट और होती है, वो यूनिट है आपकी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नंबर ऑफ मिली देखो यहाँ पर थोड़ा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जो सोडियम की कंसंट्रेशन है मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, या तो होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर मिलियन में, या फिर होगी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में। ठीक है, तो आप EPM कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, EPM कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट EPM। आप ऐसे पढ़ते चलिए, समझ में आएगा। इसको हम एक बार जब लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद आप रिवाइज करेंगे ना, बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट EPM, हाउ टू कैलकुलेट EPM। EPM मतलब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का EPM बराबर होता है आपका, जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में, अपान इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। EPM क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कंसंट्रेशन तो आपको दिया रहेगा, इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे, इसका भी फार्मूला कुछ होता है, हाँ होता है ना, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन VALENCY वैलेंसी। ठीक है, तो EPM निकालेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, हम कहीं से पानी लाते हैं और एक कंटेनर में, मान लीजिए रिवर थी, इस रिवर से, इस सेक्शन से हम पानी उठाते हैं और इस पानी को हम एक कंटेनर में भर देते हैं। इस कंटेनर में पानी को भर दिए, ये इसका वाटर लेवल है, यहाँ तक लबालब पानी भरा हुआ है, और इस पानी का हम निकालना चाहते हैं सोडियम, इस पानी में हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं, है ना, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं। ये क्या है, इरिगेशन वाटर का सैंपल है। इस नदी से जो पानी बह रहा था, इससे हम इरिगेशन करने वाले थे, तो इरिगेशन वाटर का क्या है, सैंपल है, इरिगेशन वाटर का क्या है, सैंपल है। और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है भैया बहुत ही खतरनाक चीज, एक तो है सोडियम जिसकी कंसंट्रेशन है 345 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरा आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसकी कंसंट्रेशन है
24 मिलीग्राम पर लीटर। और आपका एक है भैया कैल्शियम। कैल्शियम की टेबलेट खाओ, हड्डी को मजबूत बनाओ, यही होता है ना। एक है कैल्शियम। तो इस पानी के अंदर सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ठीक है। और इस पानी में हमसे करना है सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन। तो सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, FAR। क्या निकालना पड़ेगा, FAR। कैलकुलेट FAR ऑफ दिस वाटर। लिख लो इस चीज को, कैलकुलेट FAR ऑफ दिस वाटर। इस वाटर का हमें FAR निकालना है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्यों निकालना है, क्योंकि सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, चलिए इसको निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन पे अपन आते हैं। FAR का फार्मूला क्या होता है भाई, याद हो गया? गुड, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत ही जल्दी याद कर लिए यार। प्लस टू, ठीक है। अब जो एक कंसंट्रेशन है सोडियम की, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, इसको आपको लिखना है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन में, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन में। तो इन सब का ईपीएम निकालना पड़ेगा। तो ईपीएम निकालने के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन अपान इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट का वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। तो आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सबके कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। FAR कैसे निकालेंगे आप, फार, पहले सोडियम है तो सोडियम का क्या निकालना है आपको, ईपीएम में लिखना है ना वैल्यू को। तो क्या होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी है 345, कितनी है 345 मिलीग्राम पर लीटर अपान इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपान वैलेंसी। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23, केमिस्ट्री जाके पढ़ लो नहीं बनता तो। वैलेंसी कितनी है 1, ठीक है। इसी तरीके से बटे अंडर रूट। फिर क्या है कैल्शियम, तो कैल्शियम कंसंट्रेशन कितना दिया था 60, क्या था 60 मिलीग्राम पर लीटर। और इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम का, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20, 20 दूनी 40/2। 2 क्या होती है इसका वैलेंसी होता है, 2 क्या होता है वैलेंसी। प्लस इसका कंसंट्रेशन कितना है कैल्शियम का 24, और मैग्नीशियम का, सॉरी, मैग्नीशियम कंसंट्रेशन कितना है 24, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। तो 12 दूनी 24/2। इस वैल्यू को आप पुट कीजिए, कितना निकल के आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, इससे आप करेंगे तो 15 या 45, इसका तो ऊपर बचेगा 15, ये कितना बचेगा 20 या 60 और 12 दूनी 24, कितना बचेगा अंडर रूट 3+2/2, यानी ये हो जाएगा 15 अंडर रूट का 5/2। कैलकुलेट कीजिए तो आपको निकल के आएगा FAR, क्या निकल के आया FAR, जिसकी वैल्यू आ रही है 9.49। तो ये आंसर होता है। इस तरीके से सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन को आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से सोडियम आयनिक कंसंट्रेशन को आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, कैसे करना है एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है सोडियम आयन कंसंट्रेशन। उस देखना है कि उस पानी में सोडियम आयन कंसंट्रेशन कितनी है, साथ के साथ उस पानी में
कैल्शियम में कंसंट्रेशन कितनी है, प्लस उस पानी में मैग्नीशियम में कंसंट्रेशन कितनी है, अपॉन 2। और इनकी जो वैल्यू होती है ना, इसको हमको लिखना पड़ता है ईपीएम में, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर मिलियन, ईपीएम में। तो ईपीएम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। उस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बन जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन हमें ये रखना है, करना है क्वेश्चन हमें ये करना है कि इसकी जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना होगा तो किस टाइप का वाटर होगा। जैसे हम पढ़े थे अभी सॉल्ट कंसंट्रेशन में, तो आप एक टेबल बना लो, पहले कॉलम में आप रख लो फार को, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, और दूसरे में आप लिख लो वाटर का क्लासिफिकेशन, वाटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, फार और वाटर क्लासिफिकेशन। यदि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 0 से 10 के बीच है, कितनी है, 0 से 10 के बीच है, तो फिर बोलते हैं, इसको S1 से लिखते हैं लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन, लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू 10 से 18 के बीच है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 10 से 18 के बीच है, तो इसको बोलते हैं AF2 से लिखते हैं मीडियम सोडियम आयन कंसंट्रेशन। क्या लिखते हैं, मीडियम, आप इसको लिख लेना सोडियम आयन कंसंट्रेशन, आगे सेम चीज है। यदि 18 से 26 के बीच में है, कितनी है, 18 से 26 के बीच में, तो इसको लिखते हैं हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन। और 26 से मान लो ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं वेरी हाई, या और क्या बोलते हैं, वेरी हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन। इस पानी में बहुत ज़्यादा सोडियम आयन कंसंट्रेशन है। जैसे ये पानी था ना, ये जो कंटेनर में पानी था, तो जो कंटेनर में पानी था, तो कैसे जानेंगे कि पानी में सोडियम आयन कंसंट्रेशन कैसी है। इसका आपने निकाल लिया फार। अब मान लो 26 से ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे भैया सोडियम आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इस पानी में। ये 10 के बीच है, 0 से 10 के बीच, तो हाँ बोलेंगे बहुत कम है। तो इस तरीके से फार निकालने के बाद आइडिया लग जाता है। अच्छा, मान लो पानी में सोडियम आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, तो नोट बना के कुछ पॉइंट आप लिखिए। अरे यहाँ क्या लिखोगे, नोट बना के कुछ पॉइंट लिख लो, या नोट का पहला पॉइंट, फार कैन बी रिड्यूस्ड, फार कैन बी reduced by adding, क्या ऐड करने वाले हो भैया, by adding जिप्सम, GYPSUM। फार्मूला क्या होता है जिप्सम का, अभी तुम क्लासरूम के अंदर होते ना और नहीं बनता तो हम कान के नीचे लगा देते, तुम्हारे बनना चाहिए। फार कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग जिप्सम, किसमें ऐड करोगे, आइदर टू द सॉइल और टू द वाटर, या तो पानी में ऐड करोगे या फिर किस में ऐड करोगे, सॉइल में। तो क्या ऐड करते हैं, जिप्सम को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लिख लो, इसका पॉइंट दूसरा, तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ। इसके अलावा एक अलग से लिखवा रहे हैं कि पानी में बोरोन कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। बोरोन कंसंट्रेशन देखो, एक चीज ध्यान, हम पढ़ रहे थे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो पैरामीटर 1 2 3 आपको लिखवाए थे। एक पैरामीटर और होता है बोरोन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, बोरोन कंसंट्रेशन, बोरोन कंसंट्रेशन आप वहां लिख लेना। अब मेरे को बहुत पेज पलटने पड़ेंगे, देखो
यार आप कर लेना यार, ये सब चीज़ें बहुत टाइम लग रहा है। जो तीसरा नंबर था कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन के बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, अगला जो नंबर लिख लेना, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर का जो पैरामीटर है बोरोन कंसंट्रेशन। क्या लिखेंगे आप, बोरोन कंसंट्रेशन। सॉरी गाइस, मैं आपको बहुत टाइम ले रहा हूँ। क्या है, बोरोन कंसंट्रेशन, बोरोन कंसंट्रेशन। तो यदि पानी में बोरोन की कंसंट्रेशन, एक हम रेंज बना के आपको दिखा रहे हैं, ये 0 है, ये आपका है 0.3, समझ में आने वाला यार, 0.3 ppm, और ये आपका रेंज है 0.5 ppm का, ठीक है। यदि बोरोन कंसंट्रेशन 0 से 0.3 ppm के बीच है तो ये सभी तरह की क्रॉप्स के लिए अलाउबल होता है, डिजायरेबल फॉर गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए बेटर होता है यदि कंसंट्रेशन 0 से 0.3 ppm के बीच है। यदि 0.3 ppm से 0.5 ppm के बीच है ओके, यदि 0.5 ppm से ज़्यादा है तो हार्मफुल होता है। हार्मफुल कैसा होता है, हार्मफुल फॉर किसके लिए, प्लांट। इनफैक्ट इट इज टॉक्सिक, इनफैक्ट इट इज टॉक्सिक, जहर होता है। तो बोरोन कंसंट्रेशन 0 से 0.3 ppm के बीच है तो सभी के लिए अच्छा होता है, 0.3 ppm से 0.5 ppm के बीच है तो ओके, और 0.5 ppm से ज़्यादा है तो सभी तरह के फसल के लिए हार्मफुल होता है। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब इसके हम प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप आ चुका है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको सभी तरह के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ ही साथ अब कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी चलेंगी तो वो भी आपको मिलेंगी, ठीक है। और हर तरीके के कोर्स वहाँ अवेलेबल हैं, आप पहले डेमो लेक्चर देखिए, इसके बाद आप डिसाइड करना हमें क्या करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।